प्यारे बच्चों, बीएसईबी बिहार बोर्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 11 रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शंस का परिचय पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 11 रचनाएं के सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और फिर जब आप अध्याय 11 रचनाएं की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करेंगे तो सभी प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। रचनाएं। दोस्तों, पिछले अध्यायों में जो आकृतियां हमने बनाई थी किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए या किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है, वे यथार्थ नहीं थी। मतलब कि वो उतनी ही लंबाई की, जैसे कि बोला गया हो कि दो दो सेंटीमीटर का वृत्त खींचा हमने, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही वृत्त हो, उससे थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता था। वो वृत्त हमने खींचा था किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है। तो वो केवल आपको स्थिति का अनुभव कराने तथा सही तर्क देने में सहायता के लिए खींची गई थी, ठीक है। जैसे कि हम देख लें कि ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या हमने कही थी कि 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या का ये वृत्त है, ठीक है। पर जरूरी नहीं था कि वो 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त रहा होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी शुद्ध आकृतियों की आवश्यकता होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई जो है बिल्कुल करेक्ट हो, सही हो, ठीक है। जैसे कि कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। किसी भवन किसी बनने वाले भवन का मानचित्र बनाना, ठीक है। कोई भी अगर घर बनना है या कोई भी बिल्डिंग बननी है, ठीक है, तो उसका जो मानचित्र बनेगा, ठीक है, वहां पर हमें सही सही आकृति ही बनानी पड़ेगी, मतलब सही सही लंबाई और चौड़ाई की, ठीक है। क्योंकि अगर हमने सही सही लंबाई चौड़ाई की आकृतियां नहीं बनाई मानचित्र में, तो वो मानचित्र ठीक से बनेगा नहीं, और फिर उस मानचित्र के हिसाब से जो भवन का निर्माण होना होगा वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो हमेशा भवन का मानचित्र जो बनता है वो शुद्ध आकृतियों पर ही बनता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। औजारों और मशीनों के विभिन्न भागों का खाका बनाना, ठीक है। अब जैसे औजार होते हैं, हमारे हथौड़ा होता है, ठीक है, और भी औजार, चाकू होता है, या बहुत सारे औजार हैं, ठीक है। तो उन औजारों की जो आकृति है, ठीक है, उनकी लंबाई और चौड़ाई जो है पहले से परिभाषित होती है कि हमें इतना लंबा चाकू चाहिए, हमें इतना लंबा हथौड़ा चाहिए, ठीक है। तो उनका जो खाका बनाना है उन औजारों का, ठीक है, वहां पर भी हमें शुद्ध आकृति ही बनानी पड़ती है, बनानी होती है। सड़क का मानचित्र बनाना, ठीक है। अब सड़क का जब भी हम मानचित्र बना रहे हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई वगैरह सब जो है वो सही सही होना चाहिए। तो इन सब चीजों में हमें शुद्ध आकृतियों की आवश्यकता होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें शुद्ध आकृतियों की आवश्यकता होती है। तो इस अध्याय 11 में, रचनाएं में, हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हम शुद्ध आकृतियों की रचना करते हैं। लिए हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे बनने वाले भवन का मानचित्र, ठीक है। तो जैसे ये भवन बनना है, ये घर बनना है, ठीक है। इस घर का जो मानचित्र होगा उसमें हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अच्छे से दिखानी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो दिखाया हमने 5.94, 18.89, 6.83, ठीक है। तो जब भी किसी भवन का मानचित्र बनेगा तो उस मानचित्र में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह सही सही दिखानी होती है, शुद्ध आकृतियां होती हैं वो मानचित्र। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये ऊंचाई दिखाने के लिए हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी भवन के जो मानचित्र है, वो भवन का मानचित्र हमेशा शुद्ध आकृति होता है, और उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो सही मात्रा में लिखी होती है। औजारें और मशीनों के जो विभिन्न भागों के हमें खाके बनाने होते हैं वो भी शुद्ध आकृतियों से बने होते हैं। जैसे कि ये पेचकस ले लीजिए, ठीक है। ये पेचकस एक औजार है। इस पेचकस का अगर जब खाका बनाएंगे हम, इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, नुकीलापन कितना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें शुद्ध आकृति की आवश्यकता होगी। जैसे कि ये है, जहां पर A B C D L जो है ये भिन्न प्रकार की लंबाइयां हैं। तो इस पेचकस का जब भी खाका बनाएंगे तो ये सब लंबाइयां जो है हमें एग्जैक्ट लिखनी होगी, जो सही है वही लिखनी होगी, ठीक है। और उतना ही बड़ा ये पेचकस का खाका हमें बनाना होगा, ठीक है। मानचित्र बनाना। दोस्तों, अब जैसे ये सड़क है जिस पर कारें चल रही हैं, ठीक है, तो इस सड़क का जो भी मानचित्र हम बनाएंगे उसके लिए भी हमें शुद्ध आकृतियों की आवश्यकता होगी। जैसे कि लंबाई चौड़ाई जो है सड़क की जो है हमें एग्जैक्ट मात्रा में लिखनी होगी, जो जो है वही लिखनी होगी, ठीक है। उसी हिसाब से हमें मानचित्र बनाना होगा। इन सभी आकृतियों को बनाने के लिए कुछ आधारभूत ज्योमेट्री उपकरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स तो अवश्य होगा, ठीक है।
जिसमें निम्न प्रकार के उपकरण होते हैं, तो अभी हम उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे जिन उपकरणों की हमें आवश्यकता होगी, और इन उपकरणों को हम क्या बोलते हैं, ज्योमितीय उपकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आशंकित पटरी, रूलर। ठीक है, स्केल जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जिसके एक और सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर के चिन्ह होते हैं, दूसरी ओर इंच और उसके भाग चिन्हित होते हैं। ये इसमें आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो है मिलीमीटर और सेंटीमीटर है, और नीचे की तरफ इंच है। ठीक है, इस तरह की स्केल को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, आशंकित पटरी, क्योंकि इसमें चिन्ह दिए गए हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंच के, तो ये है हमारी आशंकित पटरी। अगर चिन्ह नहीं दिए गए होते, सीधी सिर्फ एक पटरी होती जिसपे कुछ नहीं लिखा होता, तो वो अनाशंकित पटरी कहलाती। ठीक है, तो ये है हमारी आशंकित पटरी जिसकी हमें आवश्यकता होती है आकृतियों को बनाने में। तो दोस्तों, जो दूसरे ज्योमेट्री उपकरणों की हमें आवश्यकता पड़ेगी उसमें है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर दो तरह के होते हैं। एक तरह के सेट स्क्वायर में जो कोण है वो 90, 60 और 30 होते हैं, और दूसरे तरह के सेट स्क्वायर में कोण होते हैं 90, 45 और 45। ठीक है, तो सेट स्क्वायर जिसमें कोण 90, 60 और 30 है वो इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है हमारा 30 डिग्री का कोण होता है, ऊपर जो है 60 डिग्री का कोण होता है, और फिर ये जो है 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो इस सेट स्क्वायर की सहायता से हम 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण खींच सकते हैं। उसी तरह दूसरा सेट स्क्वायर होता है जिसमें कोण 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री होते हैं। वो कुछ इस तरह का होता है। उसमें ये जो है 45 डिग्री का कोण खींचने के लिए काम आता है, ऊपर वाला भी 45 डिग्री का ही कोण खींचने के काम आता है, और यहाँ से हम 90 डिग्री का कोण खींच सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री के कोण खींचने हो तो हम सेट स्क्वायर की सहायता ले सकते हैं। हालांकि कोई भी कोण खींचने के लिए हम चांदे का प्रयोग करते हैं। चांदे के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगले ज्योमेट्री उपकरण का नाम है डिवाइडर। ठीक है, डिवाइडर आपने देखा होगा, जिसकी दोनों भुजाओं जो है दो नुकीले सिरे होते हैं। इन भुजाओं को समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, डिवाइडर कुछ इस तरीके का होता है जिसकी दोनों भुजाएं जो है नुकीली होती हैं। ठीक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं दो आकृतियां बराबर हैं या नहीं उसको नापने के लिए। हालांकि इसका प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जहां भी करते हैं वहां किस लिए करते हैं, दो आकृतियां बराबर लंबाई की हैं कि नहीं उसको मापने के लिए। दोस्तों, चौथा ज्योमेट्री उपकरण है हमारा प्रकार। ठीक है, प्रकार तो अभी तक आपने यूज किया होगा कई बार। ठीक है, इसमें हम एक पेंसिल लगा सकते हैं और एक सिरा नुकीला होता है। प्रकार कुछ इस तरीके की होती है जिसमें ये सिरा नुकीला है और दूसरे सिरे में जो है हम पेंसिल लगा देते हैं, इसे हम प्रकार कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी वृत्त खींचने के लिए या कोई भी चाप बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका तो हम बहुत ज्यादा प्रयोग करने वाले हैं। अगला ज्योमेट्री उपकरण है चांदा। ठीक है, चांदा जैसे कि नाम में ही निहित है चांद। ठीक है, चांदा इस प्रकार का होता है, बिल्कुल चांद जैसा दिखता है। ठीक है, आधा चांद जैसा होता है। ठीक है, चंद्रमा। ठीक है, तो ये होता है चांदा। चांदे का प्रयोग हम करते हैं कोण बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हमें 10 डिग्री बनाना है कोण, 20 डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है, 160 डिग्री का, मतलब कितने भी डिग्री का कोण हमें बनाना है हम चांदे की सहायता से बना सकते हैं। तो इस चांदे का भी हम प्रयोग कभी कभी करते रहते हैं, और मूलतः इस चांदे का प्रयोग करते हैं हम कौन बनाने के लिए। सिर्फ इस कौन बनाने के लिए हमें चांदे की आवश्यकता होती है। हम चांदे की सहायता से अगर हम चाहें 65 डिग्री, तो 60 और 50 के बीच में, 55 डिग्री अगर हमें खींचना है तो 50 और 60 के बीच में ये यहाँ पर हम खींचेंगे तो ये हमारा कौन हो जाएगा 55 डिग्री का। ठीक है, तो चांदे का भी प्रयोग हमें करना होगा ज्योमेट्री रचनाएं करने के लिए। दोस्तों, सामान्यतः एक ज्योमेट्री आकृति जैसे कि त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज आदि जिसमें मापें दी गई हों बनाने के लिए हमें इन सभी उपकरण जिनका अभी 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 हमने अध्ययन किया उन सभी उपकरणों की आवश्यकता होती है। परंतु ज्योमेट्री रचना, ज्योमेट्री आकृति बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल दो उपकरणों का प्रयोग होता है। कौन कौन से हैं वो दो उपकरण? एक है अंशांकनहीन पटरी, अनग्रेजुएटेड स्केल, मतलब ऐसी पटरी जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंच वगैरह कुछ नहीं दिया गया, बस वो एक सीधी पटरी है, सीधी स्केल है। ठीक है, और दूसरा है प्रकार। ठीक है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मूलतः हम इन्हीं दो उपकरणों का उपयोग करेंगे ज्योमेट्री आकृति बनाने के लिए। अगर ठीक ठीक मापें दी गई होंगी, ठीक है,
तो फिर हमें सभी उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर मापें नहीं दी गई होंगी तो हम ये पटरी और ये प्रकार का प्रयोग करेंगे ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए। दोस्तों, उन रचनाओं जिनमें माप भी दिए होंगे, ठीक है, जैसे कि लंबाई या कोण वगैरह दिए होंगे, तो हमें आशंकित पटरी और चांदे का भी प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आशंकित पटरी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, स्केल जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच सब दे रखा होता है, और चांदा जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और अगर हम आशंकित पटरी को का उपयोग करेंगे तो दूसरी पटरी जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच नहीं दिए, उस पटरी की आवश्यकता नहीं होगी, इसी पटरी का हम प्रयोग कर लेंगे। और प्रकार की आवश्यकता तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। दोस्तों, इस अध्याय में हम कुछ आधारभूत रचनाएं करेंगे, ठीक है, कुछ आकृतियों की, और इनका प्रयोग करके कुछ विशेष त्रिभुजों की रचना भी करेंगे। इस अध्याय में कुछ रचनाएं करेंगे और कारण बताएंगे कि ये रचनाएं क्यों प्रमाणिक हैं। तो रचना करेंगे, उनके क्या क्या चरण होंगे। ठीक है, तो पहले तो रचना के चरण होंगे कि कैसे कैसे रचना करना है। ठीक है, बिंदुवार रचना के चरण होंगे, और उसके पश्चात हम कारण बताएंगे कि ये रचना क्यों प्रमाणिक है। कुछ रचनाएं दोस्तों, अध्याय 7 से स्मरण कीजिए, याद कीजिए कि वहां पे हमने कुछ नियम पढ़े थे। एसएएस का नियम, एसएसएस का नियम, एएसए का नियम और आरएचएस का नियम। ठीक है, ये सब क्या थे? दो त्रिभुजों के सर्वांग समता के नियम थे। अतः हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज अद्वितीय होता है यदि उसकी दो भुजाएं और बीच का कोण दिया हो, मतलब कि एसएएस। ठीक है, उसी प्रकार या तो तीनों भुजाएं दी हो तो वो अद्वितीय होगा, एसएसएस। या दो कोण और बीच की एक भुजा दी हो, एएसए। ठीक है, इसको हम एएस भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो कोण और एक भुजा दी हो। ठीक है, या फिर समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसकी कोई एक भुजा दी हो। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम उसके 3 भाग दिए होने आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो यही है परिचय अध्याय 11 रचनाओं का। अब हम आगे के वीडियोस में जो भी हमारी रचनाएं हैं वो रचनाओं के अलग अलग वीडियो होंगे हमारे, और सभी रचनाओं का एक वीडियो भी होगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।